जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए क्रिया और विशेषण चैप्टर के सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी वीडियो री एग्जाम पेपर में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोहन गाँव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, देख रहा है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? आपको अकर्मक बताना है। आपको जब अकर्मक और सकर्मक बताना हो, जो भी ऑप्शन दिए होते हैं उनसे आप क्या और किसको क्वेश्चन करिए। जिसका आंसर मिल जाए वो सकर्मक हो जाएगा, जिसका आंसर ना मिले वो अकर्मक हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है, दीना निबंध लिखता है। क्या लिखता है? निबंध लिखता है। ये क्या हो जाएगा? ये सकर्मक हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? कोई आंसर नहीं मिल रहा है। किसको उड़ रहे हैं? कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि ये अकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, सुरेश सामान उठाता है। क्या उठाता है? सामान उठाता है, यानी कि ये सकर्मक हो जाएगा। रोहित बलराम को खिला रहा है। क्या खिला रहा है? इससे तो आंसर नहीं मिला, लेकिन किसको खिला रहा है? बलराम को खिला रहा है, तो ये सकर्मक हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? भाववाचक संज्ञाएं, निराशा, हताशा, भलाई, विजय और भाग। आपको ये बताना है कि ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं या नहीं। दूसरा ऑप्शन है विशेषण। विशेषण में शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी और पुराना, ये सभी शब्द विशेषण हैं या नहीं। तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम। सर्वनाम में मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये सभी सर्वनाम हैं या नहीं। आकर्मक क्रियाएं, लजाना, मरना, सोना, पढ़ना, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ये, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप चल सकते हैं शब्द में कौन सी वृत्ति है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका सामर्थ्य सूचक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई, तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास बोधक पक्ष। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आरंभ बोधक पक्ष क्या होता है? इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है, जैसे अब रवि घूमने लगा है। नित्य बोधक पक्ष, ये क्या होता है? इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता का बोध होता है, यानी कोई चीज़ निरंतर चल रही होती हैं। जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है, वो चीज़ें अभी चली रहा है। प्रगत बोधक पक्ष, ये क्या होता है? इसमें क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है, जैसे अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। पूर्णता बोधक पक्ष, इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है, जैसे
वो तब तक जा चुका था, यानी वो चीज़ें समाप्त हो चुकी थी, कन्फर्म हो गया था। निश्चयबोधक पक्ष, निश्चयबोधक पक्ष ऑप्शन से ही पता चलता है। निश्चयबोधक यानी कोई चीज़ निश्चय में है। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के आदतन का निश्चय नहीं हो पाता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है, जैसे सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है। ये सत्य है, निश्चय है। अभ्यासबोधक पक्ष, इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के नैसर्गिक रूप से होने की सूचना प्राप्त होती है, जैसे दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा संकेतार्थ है, यानी कि संकेत दे रहा है इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है, क्या है? अब सीता चलने लगी है, तो परिगत बोधक है या आरंभ बोधक है? तो ऑप्शन 20 इसका आंसर हो जाएगा आरंभ बोधक है, यानी चीज़ें आरंभ हो चुकी हैं, अब सीता चलने लगी है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। सत्यबोधक पक्ष, इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता का बोध होता है, जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है। परिगत बोधक पक्ष, इसमें क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। पूर्णता बोधक, इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है। और नित्य बोधक, इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के आयतन का निश्चय नहीं हो पाता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान में बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, तो इसका ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा विद्यार्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। ऑप्शन नंबर सी पूर्णकालिक क्रिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में प्रणयार्थक क्रिया कौन सी है? आपको प्रणयार्थक क्रिया बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी दिलाना। प्रणयार्थक क्रिया का मतलब होता है जब कर्ता स्वयं कार्य ना करे, उस कार्य को किसी दूसरे से करवाए तो वो प्रणयार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे वो खाने लगा, वो पेड़ से कूद पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो शाम को घर आएगा, इस वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? वो शाम को घर आएगा, निश्चय कर रहा है कि शाम को घर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा निश्चार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वो भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? वो भोजन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा आवृत्त मूलक। इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो भोजन बनाता है, वाक्य में क्रिया का आवृत्ति मूलक पक्ष है, इस पक्ष में क्रिया सदैव बनी रहती है। सत्यपरक पक्ष क्या होती हैं? इस पक्ष में क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है, जैसे अंजलि लिख रही है। पूर्ण पक्ष, इस पक्ष में क्रिया के पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है, जैसे मोहन दौड़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कम पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? यानी कर्ता पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्म पर उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। कौन सा हो जाएगा? सकर्मक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जब क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना
पढ़कर क्रम पर पढ़ता है, जैसे विकास पानी पीता है। इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़ के क्रम यानी कि पानी पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, धातु कहते हैं। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? अभी हमने आपको बताया था, जब आपको अकर्मक और सकर्मक निकालना हो तो आप क्या और किसको क्वेश्चन करिए। अगर आपको आंसर मिल जा रहा है तब तो वो सकर्मक हो जाएगा, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन करिए, राम सो रहा है, क्या सो रहा है? कोई आंसर नहीं मिला तो इसलिए क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया अभी हमने आपको बताया था, जब कर्ता कोई कार्य स्वयं ना करे, किसी दूसरे से करवाए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसमें है ऑप्शन उठना, चमकना, गिराना और देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा गिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया आपको बताना है, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो आप क्या और किसको लगा के क्वेश्चन करिए। अगर आप चलना से करते हैं, क्या चलना? कोई आंसर नहीं मिला। अगर कोई ऐसा सोच सकता है कि क्या चलना? तेज चलना। तो तेज ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है, तेज किसी क्रिया के विशेषता बता रहा है, यानी कि ये विशेषण हो जाएगा। अगर किसी के मन में ये चल रहा है क्या चलना, वो बोल दे कि तेज चलना, तो तेज चलना नहीं हो जाएगा। तेज तो चलने की स्थिति को बता रहा है, उसके क्वालिटी को बता रहा है, तो तेज यहाँ पे विशेषण होगा, ना कि वो कर्म होगा। सोना, ऑप्शन बी सोना, क्या सोना? ये भी उत्तर नहीं दे पा रहा सही से। मुस्कुराना, ऑप्शन सी, क्या मुस्कुराना? ये भी कोई सटीक आंसर नहीं दे पा रहा है। लिखना, हाँ ये आंसर दे रहा। लिखना, क्या लिखना? पत्र लिखना, लेटर लिखना, काफ़ी लिखना, फाइल लिखना, कुछ भी लिखना। तो ये आंसर दे रहा। तो ये इसमें अगर आपको सकर्मक बताना तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? यहाँ पे बताना कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, नाम बोधक। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म, भस्म क्या है? संज्ञा है, और करना क्या है? क्रिया। तो भस्म करना। अन्य अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यान्त बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। तो 22 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ये, नाम धातु क्रिया। हथियाना, चिकनाना नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया होते क्या हैं? संज्ञा या विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। किससे? संज्ञा या विशेषण से बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि पहले वो पढ़ चुका है। तो ये आप कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब दो क्रिया साथ साथ चलें तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वो पढ़ने लगा, वो रोने लगा। जहाँ क्रिया दो कर्म के साथ प्रस्तुत हो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा ने रीता को गणित पढ़ाया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती, जैसे कराना, करवाना, लिखवाना, कटवाना, दिलवाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया अभी हमने बताया है प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में,
जब कर्ता उस काम को स्वयं ना करे, किसी दूसरे से करवाए। तो आप देखिए चारों ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जगाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। कौन सा क्रिया है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। कहाँ पे पढ़ रहा है? पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सकर्मक है। इस वाक्य में पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वह क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, क्या हंसी? जोर से हंसी। जोर हंसने का विशेषता बता रहा है। हंसना क्या है? हंसना क्रिया है। जोर उसकी विशेषता बता रहा है कि जोर से हंसी या धीमी हंसी, चिल्ला के हंसी, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जोर तो ये इसका आंसर दे नहीं रहा है। अगर जब आंसर नहीं मिल रहा होता आपको तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? अकर्मक हो जाता है। आंसर नंबर ये अकर्मक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि उस कर्ता स्वयं कार्य नहीं किया है, दूसरे से करवाया है। और आपको पता है जब कार्य दूसरे से करवाया जाता है उस समय वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं उठवाना, चलवाना, खिलवाना आदि हैं। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। किससे बनती हैं? संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। जैसे हाथ, हाथ क्या है? हाथ संज्ञा है, तो हाथ से क्या हो जाएगा? हथियाना। बात, बात से बतियाना, लात से लतियाना, गर्म से गरमाना, श्रम से शर्माना आदि। इस तरह जो क्रिया दो या अधिक धातुओं के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त क्रिया जैसे कहते हैं। जैसे बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना, लेट जाना, गिर पड़ना आदि। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ये योजक क्रिया हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी योजक क्रिया है। जो योजक दो वाक्यांशों को जोड़ता है, जोड़ने का काम करे या जोड़ता है, उसे संबंध घोतक या योजक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक में जोड़ा गया है तो क्या कहलाएगा? साधिक सकर्मक धातु। क्या होगा? साधिक सकर्मक धातु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको अकर्मक क्रिया बताना है, किसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा? पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। क्या पिसवाता हूँ? यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है गेहूँ पिसवाता हूँ, तो ये तो अकर्मक होगा नहीं, तो सकर्मक हो जाएगा। श्याम निबंध लिखता है। क्या लिखता है? निबंध लिखता है। आंसर आपको मिल रहा है, तो ये भी तो अकर्मक होगा नहीं, सकर्मक हो जाएगा। राम मोहन को रुला रहा है। क्या रुला रहा है? इससे तो आंसर नहीं मिला। किसको रुला रहा है? मोहन को रुला रहा है, तो ये भी तो नहीं, ये भी तो सकर्मक हो जाएगा, अकर्मक ये होंगे नहीं। अगर पहले ऑप्शन की बात करें, पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? आपको आंसर तो मिल रहा है, लेकिन आप बहुत ध्यान से समझेंगे, जो पानी है ये पानी सब्जेक्ट है, इस संज्ञा है यहाँ पे, पानी बरस रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। पानी बरस रहा है ये अकर्मक क्रिया हो जाएंगी, और बाकी तीनों सकर्मक क्रिया हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो आप सभी को पता है अभी, जो संज्ञा या विशेषण से बनते हैं उनको क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर डी नाम धातु क्रिया हो जाएगा। हथियाना में नाम धातु क्रिया वो क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में पत्ते जोड़कर बनाई जाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, हाथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाथ संज्ञा हो जाएगा। लात से लतियाना, लात क्या है, संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 32, यानी कि संज्ञा चैप्टर यहाँ पे क्रिया चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर इसी में देखते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल बनाया था कि क्रिया और विशेषण दोनों चैप्टर एक साथ खत्म हो रहे हैं, तो क्रिया खत्म हो गया है, हम विशेषण को पढ़ने चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विशेषण की, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? कौन सा संख्यावाचक आपको बताना है। संख्यावाचक कौन हो जाएगा, सीधा, 2 दर्जन, डरपोक या नया। और 2 दर्जन आपको पता, ये संख्यावाचक, संख्या किसमें इसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से 2 दर्जन संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। जिन विशेषण शब्दों में से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 दिन, 5 घोड़े, कुछ लोग इत्यादि। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो संख्यावाचक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे एक लड़का, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, ये निश्चित हैं। अनिश्चित की बात करें तो अनिश्चित में इसे सब लोग, अब सब तो पता नहीं कितने लोग, कुछ लोग कह दिया जाए तो कुछ लोग ये भी नहीं पता कि कितने लोग हैं, कन्फर्म नहीं है, तो इस समय कंडीशन में क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 20 का आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, इसके बारे में थोड़ा जान लें। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है या किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे थोड़ा पानी, शेर भर दूध, कुछ पानी इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या हो जाएगा, जैसे 2 किलो घी, यहाँ पे निश्चित है कि 2 किलो। 4 गज जमीन, कितना गज जमीन, 4 गज, ये भी निश्चित हो रहा, 4 लिखा है। 2 मीटर कपड़ा, तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर, ये भी निश्चित है कि कितना मीटर कपड़ा है, 2 मीटर। अगर वहीं पे अनिश्चित की बात करें, जैसे लिखा सब धन, सब धन कन्फर्म नहीं कितना धन है, हो सकता है 1 लाख हो, 10 लाख हो, 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, कन्फर्म नहीं है। बहुत दूध, कितना दूध, ये भी इससे नहीं कन्फर्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। क्रिया के अलावा आपको बताना है, तो क्रिया के अलावा क्या हो जाएगा, विशेषण। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल जैसा होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा। सिंदूरी लाल, कैसा, वो उसका गुण बता रहा है कि कैसा है वो, सिंदूरी लाल है, कैसा है, पीला है, कैसा है, काला है, यानी कि किसी भी वस्तु की या किसी भी संज्ञा का वो विशेषता बता रहा है कि सिंदूरी लाल जैसा है, तो उसकी वो गुण बता रहा है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण आपको बताना है, तो विशेषण क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, उसकी जिसकी क्वालिटी बताता है। क्वालिटी इसमें कौन बता रहा है, सुंदर, सुंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। बहुत को आपको बताना है, बहुत क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। आपको बता, गुण तो बता नहीं रहा है, संख्या तो है नहीं, बहुत सर्वनामिक है नहीं, तो क्या है, परिमाणबोधक है। आपको पता है परिमाणबोधक 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? किसमें एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? किसमें बताया जाता है? उत्तरावस्था में। मूलावस्था लिखा पहला ऑप्शन। मूलावस्था के बारे में थोड़ा जान लें। मूलावस्था के बारे में आपको यह बताना चाहूँगा कि मूलावस्था में किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है। जैसे एक ऑप्शन लिखा है राम अच्छा है, इस राम का किसी से कंपेयर नहीं हुआ है, केवल राम को ही बताया जा रहा है कि राम अच्छा है। लेकिन ऐसा लिख दिया जाए राम श्याम से अच्छा है तो क्या हो जाएगा? उस समय उत्तरावस्था हो जाएगा। अगर यहीं पे लिखा जाए कि राम सबसे अच्छा है तो वहाँ पे उत्तमावस्था हो जाएगा, क्योंकि तब वहाँ पे एक का कई लोगों से कंपेयर किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा उत्तरावस्था। मूलावस्था, इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे श्याम एक वीर बालक है, रीना एक सुंदर कन्या है। यानी कि रीना का किसी से कंपेरिजन नहीं किया गया, रीमा के बारे में ही बता दिया गया कि रीना एक सुंदर कन्या है। श्याम एक वीर बालक है, इसका किसी से तुलना नहीं किया गया। वहीं पे उत्तरावस्था की बात करें, इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। जैसे मोहन हलधर से अधिक सुंदर है। यहाँ पे देखिए कंपेयर कर दिया गया कि मोहन जो हैं वो हलधर से अधिक सुंदर हैं। सीता सीमा से सुंदर है। सीता किससे ज़्यादा सुंदर हैं? सीमा से ज़्यादा सुंदर हैं। यहाँ पे कंपेयर हो गया। अगर उत्तमावस्था की बात करें, उत्तमावस्था इसमें दो से अधिक वस्तुओं का या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। उनमें एक की दूसरी सब वस्तुओं के व्यक्तियों की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। राम सबसे वीर है। देखिए राम की विशेषता बताया गया, किसी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति से नहीं बताया गया है। राम सबसे वीर है, यानी कई लोगों से कंपेयर कर दिया गया। जब कई लोगों से कंपेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पे उत्तमावस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन कीजिए जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। किस घर में? उस घर में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिमाणवाचक, सर्वनामिक, मूलावस्था या उत्तरावस्था? क्या हो जाएगा? कोई का क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक बताना है आपको। तो संख्यावाचक कुछ ऑप्शन पहला है, दूसरा ऑप्शन कैसा, थर्ड ऑप्शन गरीब, चौथा ऑप्शन डी है। तो कुछ ये आंसर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप पूछा जाए कि कुछ किस प्रकार संख्यावाचक है, अगर तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगर निश्चित होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होता, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। परिमाण बता रहा है, कितना? थोड़ा। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप तोल का बोध कराते हैं। किसका कराते हैं? नाप तोल का बोध कराते हैं। ध्यान देना, जो परिमाण बोधक होते हैं वो किसी वस्तु की नाप तोल का बोध कराएंगे। अतः वाक्य में रेखांकित शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अन्य परिमाणवाचक विशेषण हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि संख्यावाचक विशेषण का मतलब हर एक, प्रत्येक, एक एक, दोनों, तीनों, चारों, तिगुना, आधा, दो, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। वहीं पे गुणवाचक विशेषण की बात करें तो दुर्बल, स्वास्थ्य, मोटा, हरा, लाल, सुंदर। गुण बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बताया जा रहा है। क्वालिटी अच्छा भी हो सकता है और क्वालिटी बुरा भी हो सकता है। जरूरी नहीं जो क्वालिटी बताई जा रही हो वो अच्छा ही हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो कौन सा हो जाएगा? पर्वतीय। इसकी भी विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है।
विशेषण के जिस रूप से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार संबंध दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्वान, दुष्ट, सुंदर, हरा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको इसमें से विशेषण शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी चमकीला। चमकीला को अगर छोड़ दें तो और कोई ऑप्शन, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, तो आगरा तो कोई एक संज्ञा होगा, किसी के नाम है कहीं का, ये कुछ लिखना, ये सभी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चमकीला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की बताते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि के संबंधित होती हैं। जैसे चार, सुंदर, प्यारा, पुराना, नया आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपको विशेषण बताना है, किसमें से विशेषण कौन है? मजहब, नैतिक, पीड़ा या ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी नैतिक इसका आंसर हो जाएगा। नैतिक शब्द विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? तो अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी सर्वनामिक विशेषण। तो 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सर्वनामिक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में ये सर्वनाम विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक विशेषण यानी कि सर्वनाम मैं, तू, आप के अतिरिक्त अन्य कोई भी सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आए तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये, वो, ऐसा, कैसा, जैसा। यानी कि निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जितने भी निजवाचक सर्वनाम में आते हैं उनको छोड़कर अगर किसी भी संज्ञा के पहले आएंगे तो किस प्रकार के विशेषण कहलाएंगे? वो किस प्रकार के विशेषण कहलाएंगे? वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इसका आंसर 16 का आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पराविशेषण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लें। पराविशेषण क्या होता है? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को पराविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा है। पराविशेषण का मतलब ये हुआ, कहने का आशय ये है, जो विशेषता बता रहा होता है उसकी विशेषता जो बताता है। जैसे राम बहुत अच्छा है, तो अच्छा है तो ये विशेषण हो गया। जैसे राम की विशेषता बता रहा है तो ये अच्छा तो विशेषण होगा। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत ये क्या हो जाएगा? ये बहुत पराविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में विशेषण शब्द हैं। यहाँ पे विशेषण शब्द बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उचित। उचित क्या है? उचित एक प्रकार का विशेषण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्त्री का विशेषण है। तो स्त्री का विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्त्रीण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विशेषण बताइए। इसमें से विशेषण कौन है? क्षम, फेन, शिक्षा, भ्रम। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा क्षम। उपयुक्त विकल्पों में से क्षम शब्द विशेषण है। जो शब्द क्षमा से निर्मित है। क्षम किससे बना है? क्षमा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। कौन सा? यह मकान मेरे भाई का है। तो इसका आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा? एक संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। अत्यंत सुंदर है, सुंदर है, अगर सुंदर को पूछता तो सुंदर क्या हो जाता? सुंदर विशेषण हो जाता। लेकिन कह रहा अत्यंत सुंदर, अत्यंत को आपको बताना है तो अत्यंत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। वहीं पर अगर सुंदर की बात करता तो सुंदर विशेषण हो जाता। अर्चना अत्यंत सुंदर है में रेखांकित पद प्राविशेषण है। प्राविशेषण क्या होते हैं? जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। यहाँ अत्यंत प्राविशेषण है, सुंदर विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
निम्न में से विशेषण शब्द है। आपको इसमें से बताना कि विशेषण शब्द कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा शांत। शांत क्या हो जाएगा? शांत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जब आपको इस तरीका से ऑप्शन मिले जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हों, वहाँ पे आप किसी संज्ञा को पकड़िए और उसके आगे या उसके पीछे रख दीजिए। जैसे आप संज्ञा को उसके आगे या पीछे जहाँ पे रखेंगे, वो खुद अपने आप चिल्लाने लगेगा, वो खुद बताएगा हम इसमें कौन सा विशेषण है। जैसे अगर कोई एक बच्चा का नाम है, जैसे मैं राम को लेता हूँ, अगर राम शासन के आगे या पीछे लगाएं तो राम शासन, कोई आंसर तो मिल नहीं, मतलब अच्छा कोई तो जा नहीं रहा है। राम अनुशासन है तो ये भी नहीं होगा, राम कोई अनुशासन थोड़ी होता है। राम अनुशंसा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा बोला राम अनुशासित है, राहुल अनुशासित है, मोहन अनुशासित है, तो ये सेंटेंस सही हो जा रहा है। तो इसका आंसर नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको हमने करने का तरीका बताया, किसी भी संज्ञा को पकड़िए और जब आप फंसने लगे तो उसके आगे पीछे आप उसको रख के एक लाइन बनाइए जो अर्थ दे आपको, ऐसा जो अर्थ एक भाव के साथ दे, एक अच्छा साथ दे, वो आंसर आपके वही आंसर हो जाएगा। इसे यहाँ पे हमने राहुल को रखा या राम को रखा, तो आप उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि राहुल अनुशासित छात्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। आपको मनोरम बताना है कि मनोरम कैसा था। मनोरम, तो मनोरम किसी का क्वालिटी बता रहा है, किसी का गुण बता रहा है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द मनोरम गुणवाचक विशेषण है। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, अच्छा, युवा, चोकर, सुंदर, मौसमी आदि। यानी कि जो विशेषता बता रहे हैं, विशेषता अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वो बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण बताना है, तो प्रविशेषण आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रविशेषण हो जाएगा। अगर प्रविशेषण ना पूछ के अगर विशेषण पूछता तो इस कंडीशन में आंसर क्या होता? मधुर। उस समय ये मधुर क्या हो जाता? मधुर ये विशेषण हो जाता। और यहाँ पे लेकिन प्रविशेषण पूछा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बहुत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेष। ये घर, आदमी, वस्त्र। अब एक शब्द मिल रहा है विशेष, ये विशेष क्या है? विशेष आप इसको ऐसे समझिए कि जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वही विशेष होता है। जैसे राम काला है, इसमें पूछे विशेष कौन है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की बताई जा रही है। जैसे हमने कहा किताब बहुत अच्छा है, अगर इसमें पूछा गया कि विशेष कौन है, कौन बहुत अच्छा, किसकी विशेषता बताई जा रही है? किताब की विशेषता बताई जा रही है। इस कंडीशन में जहाँ विशेष की बात करें तो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो पार्टिकुलर, वही विशेष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा? अनुमानित। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? आपको बताना है जो कुशाग्र है, ये कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक है। आप बताइए परिमाण बोधक क्या होते हैं? जिसमें नाप तोल का बोध होता है। तो क्या कुशाग्र में किसी नाम तोल का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। सर्वनामी, सर्वनामी आपको पता है कि वो जब संज्ञा के पहले कोई प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के पहले कुछ तो ऐसा प्रयुक्त नहीं हुआ है। संख्यावाचक, यहाँ पे किसी कुशाग्र में कोई संख्या दिख रहा है क्या आप सभी को? नहीं दिख रहा है। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। कुशाग्र में क्या होता है? तेज होना। कुशाग्र का हिंदी मीनिंग होता है तीव्र होना। तो तीव्र होना क्या हुआ? उसका गुण दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? आपको यहाँ पे विशेषण बताना है।
कितने विशेषण हैं, तो आप गिन लीजिए, खुद गिन लीजिए। अंतिम, अंतिम क्या हो गया, एक विशेषण तो ये होगा अंतिम, दूसरा विशेषण सर्वोच्च, और तीसरा विशेषण हो गया सौंदर्य। तो कुल मिला के इसमें कितने विशेषण हो गए, इसमें 3 विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। कितना दूध पी लिया, आधा लीटर दूध पी लिया। संख्यावाचक, देखो इसमें संख्या तो कोई है नहीं, सर्वनामिक की बात जो हो नहीं रहा है, गुण तो बता नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है, कोई। अब आप बताइए, कोई क्या परिमाणवाचक है, कोई परिणाम की बात और कोई नाप तौल का बात हो रहा है। अभी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि परिमाणवाचक विशेषण वही होंगे जिनमें नाप तौल की बात हो रही होगी, जिसको आप नापा तोला जा रहा हो, मतलब नापा तोला जा सकता है। गुणवाचक, इसमें कोई बच्चा कोई गुण बता रहा है क्या कि वो अच्छा है, बुरा है, नाटा है, लंबा है, किसी तरीका के गुण की बात तो हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, क्योंकि परिणाम भी कोई नहीं बता रहा। सर्वनामिक विशेषण, हाँ कोई क्या है, सर्वनामिक। ये बच्चा क्या हो गया, बच्चा संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो भी सर्वनाम रखे गए हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम तो होगा नहीं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिस विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। किसकी विशेषता होता है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। अभी हमने तुरंत अभी डिस्कस किया है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर विशेष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन, तो प्राचीन का क्या इसकी विशेषता नहीं बता रहा, क्या विशेषता बता रहा, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक। परिमाण तो बता नहीं रहा है, सर्वनामिक होगा नहीं, संख्या कोई इसमें बता नहीं रहा, तो आंसर नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है। अभ्यास का विशेषण रूप अभ्यासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, नैश। निशा का विशेषण रूप नैश होता है, जबकि निशाचर से तात्पर्य रात में विचरण करने वाला, निशीथ का तात्पर्य मध्य रात्रि से, तथा निशांत से तात्पर्य निशा का अंत यानी कि रात का चौथा पहर से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जलीय का विशेष रूप है। तो जलीय का विशेष रूप आप लोग बताइए कि जलीय का विशेष रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जल हो जाएगा, जल से जलीय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भौम का विशेष रूप है। किसका, भौम का, तो क्या हो जाएगा, भूम। भूम से भौम बना है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान का उत्तरावस्था होगा। महान का उत्तरावस्था आपको बताना है, तो उत्तरावस्था मतलब यहाँ पे दो लोगों के कंपेयर किया जा रहा होगा। अगर यहीं पे उत्तमावस्था होता तो कई लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा होगा, तो क्या महान का क्या हो जाएगा, महतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। गुरु का उत्तमावस्था होगा, तो उत्तमावस्था की बात कर रहा है यहाँ पे, गुरु का उत्तमावस्था गुरुत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है। बहुत सुंदर है क्या हो जाएगा, ये प्राविशेषण। देखिए आप सुंदर, अगर सुंदर की बात करें, सुंदर तो विशेषण हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि बहुत सुंदर, ये बहुत भी इसमें है, तो बहुत क्या होगा, बहुत प्राविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी में कौन सा विशेषण है। काफ़ी में कौन सा विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित तो है नहीं, कोई काफ़ी कितना काफ़ी हो सकता है, 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग ही काफ़ी हो जाएं, तो कन्फर्म है नहीं। यहाँ पे काफ़ी शब्द जो है वो एक अनिश्चित की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। जब दो प्राणियों के बीच में की जाती है तो उत्तरावस्था, जब तुलना नहीं की जाती है केवल उसी की क्वालिटी बताई जाती है तो उस समय मूलावस्था होता है, और जब कई लोगों के बीच उसकी तुलना की जाती है तो क्या होता है, तो उत्तमावस्था होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा काम वैसा काम, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये विशेषण हो जाएगा। आप सभी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्यारा प्यारा कमेंट करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं। आप सभी को हिंदी यूपी SSSC द्वारा जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी को आपके साथ डिस्कस कर पाएँ। हिंदी ना को छोड़कर, ऐसा नहीं कि हिंदी के अलावा जीएस के भी जितने क्वेश्चन आज तक यूपी SSSC ने पूछा है, उन सभी का वीडियो आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे कि आप सभी लोग वीडियो एग्जाम पेपर में बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।